हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम बात करेंगे पैथोजेंस एंड बैक्टीरियल डिजीज की। हम समझेंगे पैथोजेंस क्या होते हैं, हम ये जानेंगे पैथोजेंस कितने तरह के होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं और बैक्टीरिया से होने वाली कुछ रिप्रेजेंटेटिव डिजीजेस को हम लोग कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पार्ट है चैप्टर नंबर 7 का, जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, पैथोजेंस एंड बैक्टीरियल डिजीज। पैथोजेंस आर ऑर्गेनिजम्स और एजेंट्स दैट कॉज डिजीज। पैथोजेंस हम किनको बोलते हैं? कोई भी ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे एजेंट्स को जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को क्रिएट करे या डिजीज को डेवलप करे, ऐसे एजेंट्स या ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ पैथोजेंस पैरासिटिक हो सकते हैं या नॉन पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक पैथोजेंस ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं और बदले में हमको कुछ नहीं देते, बल्कि अगर जो पैथोजेनिक होंगे तो वो हमारे अंदर डिजीज क्रिएट करेंगे। और नॉन पैरासिटिक ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सकते हैं और वो हमारी बॉडी में आते हैं, वो अपनी लाइफ का पार्ट पूरा करते हैं, डिजीज अंदर डेवलप करते हैं और फिर वो वहाँ से मल्टीप्लाई होके निकल जाते हैं किसी दूसरी बॉडी के लिए। राइट, तो हम पैथोजेंस को पैरासिटिज्म के बेसिस पर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक। नाउ पैथोजेंस हमारी बॉडी के जो अंदर आते हैं वो बहुत अलग अलग रूट्स के थ्रू इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बात करते हैं तो हमारे अंदर ये आँखों के थ्रू जा सकते हैं, जो कंजक्टाइवा है, आइज़ के थ्रू, बिकॉज ये डायरेक्टली टच में होती है हमारे एयर के या एनवायरनमेंट के, तो ये एक रूट हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक रूट हो सकता है, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो बहुत सारे पैथोजेंस हमारे अंदर लंग्स के अंदर जा सकते हैं, या वो ओरल रूट लेके और वो धीरे धीरे सलाइवा के थ्रू हमारे स्टमक में जा सकते हैं। राइट, उसके अलावा हमारी कैपिलरी में जब कोई, अगर मान लीजिए इंजेक्शन लग रहा है या कुछ लग रहा है, या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो है, और वो मॉस्किटो हमारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड को सक कर रहा है, तो वो ट्रांसमिट करता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट्स। खाते हुए हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो सकता है, ये कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। स्किन के ऊपर हो सकता है, राइट, बहुत सारे फंगस होते हैं या बहुत फंजाई होते हैं, सॉरी, और बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर, या बैक्टीरिया होते हैं जो स्किन के ऊपर हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं या स्वेट ग्लैंड होती हैं, उसके अंदर जाके वो ग्रो कर सकते हैं। देन यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है, एनस में ये इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज दीज आर द नेचुरल ओपनिंग्स। इसके अलावा ईयर में ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स हैं, दे आर वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड रूट ऑफ पैथोजन एंट्री। राइट, वहां से एंट्री हो जाती है, स्किन के ऊपर एंट्री हो जाती है, या फिर किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे ऑर्थोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं। सो दे कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। दे मल्टीप्लाई, ओके, अपना नंबर ये बढ़ाते हैं, एंड देन इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। अब पैथोजेंस तो वही होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी के जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसको अगर इंटरफेयर करेंगे। राइट, तो अब उससे होता क्या है कि इंटरफेरेंस कॉज डैमेज, एंड दैट डैमेज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। तो जब धीरे 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 वो हमारी एक्टिविटी को इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को डैमेज होने लगता है, और जब वो बॉडी के अंदर डैमेज होने शुरू होता है तो उससे डिजीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को डेवलप करते हैं। अब ये है कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर आप पैथोजेंस को क्यों देखते हैं? बिकॉज पैथोजेंस तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूजुअली, और ये पैथोजेंस
हमारी बॉडी को या किसी भी वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत सारा खाने पीने का सामान मिलता है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। उसके अलावा उनको वहाँ पर साइट्स मिल जाती हैं जहाँ पर वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर उनको एक अच्छा टेम्परेचर मिल जाता है। अब हम तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, राइट? तो हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर उनको सूट करता है मल्टीप्लाई करने के लिए। और साथ में वो क्या करते हैं, वो जब एक बार हमारी बॉडी के अंदर अपना घर बना लेते हैं और वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से वो आराम से बाहर एक्सपेल भी हो जाते हैं और निकल के फिर एक नई बॉडी की तलाश में चले जाते हैं और वहाँ पर उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी है या वर्टिब्रेट की जो बॉडीज़ होती हैं, एनिमल की जो बॉडीज़ होती हैं, वो एक बहुत ही अच्छा एक पैथोजेंस के लिए रहने की जगह होती है जहाँ पर वो अपने आप को डेवलप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आप को, अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो इस वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अब जब वो आएंगे और वो हमारे साथ, हमारी बॉडी के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ के साथ या हमारे स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज करेंगे तो वही चीज़ को हम बोलते हैं कि हमको डिजीज़ हो गई। ओके, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है बिकॉज ये पैथोजेंस के थ्रू हो रही है। अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन्फेक्शियस वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, उसका हमने कंपैरिजन किया था। तो पैथोजेंस जो हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अगर हमारी बॉडी के अंदर उनको रहना है तो वो कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज ज़रूर मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर रह पाएँ और वो आराम से ग्रो कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल सम पैथोजेंस, फॉर एग्जाम्पल हियर इन्फ्लुएंजा वायरस इज गिवन, दे मॉडिफाई देयर सरफेस प्रोटीन्स जिनको हम एंटीजेंस भी बोलते हैं टू अवॉइड रिकॉग्निशन बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसका एक अपना इम्यून सिस्टम है, एक इम्यूनिटी होती है और वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनको मारती है, राइट? या फिर उनको रेजिस्ट करती है कि वो डेवलप ना करें। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं, कुछ जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक इन्फ्लुएंजा वायरस, ये बहुत ही इस चीज़ के लिए नामी है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये क्या करता है, बिकॉज हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी के अंदर या सेल्स होती हैं, वो किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं उनके सरफेस के ऊपर कुछ यूनिक प्रोटीन्स की वजह से। वो यूनिक प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, लेकिन वो यूनिक प्रोटीन्स उन पैथोजेंस की सरफेस के ऊपर होते हैं। तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है उन यूनिक प्रोटीन्स को और उन एंटीजेंस को, जो अगर हम इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें, और वो एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। जो हमारी बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ को जनरेट करना शुरू कर देती हैं, या फिर हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं वो उसको एनगल्फ करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो एक तरीके का ये लाइगेंड रिसेप्टर मीडिएटेड जो एक मैकेनिज्म चलता है, इस मैकेनिज्म की वजह से वो पैथोजेंस पकड़े जाते हैं। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, ये अपने उन सरफेस प्रोटीन्स को ही मॉडिफाई कर देता है और वो इस तरीके से मॉडिफाई करता है जिससे कि वो रिकॉग्नाइज ना हो, वो छुप जाए। सो बेसिकली ये डिस्गाइज काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है, राइट? जैसे सोसाइटी के अंदर जो नामी चोर होते हैं वो अगर पुलिस को देखते हैं वो अपना चेहरा बदल देते हैं, रूप बदल लेते हैं ताकि पुलिस उनको पहचान ना पाए और वो बच जाए। सेम यही काम यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस कर रहा है, वो भी अपने ऊपर सरफेस प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर रहा है और उस मॉडिफिकेशन की वजह से वो हमारे होस्ट के, यानी जो हम होस्ट हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से वो बचने में सफल हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये एक एक स्ट्रैटेजी होती है जो इनको पैथोजेंस को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखती है। देन पैथोजेंस दैट एंटर द गट, जो हमारे पेट के थ्रू आते हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू आते हैं, खाने के साथ आते हैं, दे मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच। अब आप जानते हैं कि जो हमारा स्टमक के अंदर पीएच होता है वो HCl की वजह से बहुत बहुत कम होता है, राइट? अब उस पीएच के अंदर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, ऑलराइट? लेकिन कुछ पैथोजेंस जो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर या तो एक बहुत बड़ी कोटिंग बना लेंगे या वो कुछ ऐसा कैप्सूल डेवलप कर लेंगे जिससे एसिड का उस पर असर ना पड़े। इस तरीके की कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजीज वो करते हैं जिसकी वजह से उनको वो सर्वाइव कर जाते हैं स्लो पीएच में और वो रेजिस्ट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, बिकॉज जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इट इज़ फुल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे सलाइवा के अंदर वो एमाइलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो लास्ट तक, जब तक कोलन तक नहीं पहुंचते, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पर रहते ही हैं और वो डाइजेशन कर देंगे इन पैथोजेंस का भी। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये बहुत स्मार्टली कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे कि वो एंजाइम्स हैं वो उनके ऊपर काम ना करें। जो HCl है जिसकी वजह से ये एसिडिटी होती है स्टमक के अंदर और पीएच लो होता है, वो उससे निकल जाए। तो इस तरीके की स्ट्रेटजीज को वो
अपना इवॉल्व कर लेते हैं, ऑलराइट, बचने के लिए। देन सम सिक्रीट सब्सटेंसेस दैट कैन सप्रेस, रिड्यूस और मिसडायरेक्ट द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, वो इस तरीके के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाए, वो कम काम करना शुरू कर दे, वो रिड्यूस हो जाए या फिर वो मिसडायरेक्ट हो जाए, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो वहाँ से इवेड हो जाएंगे, वो बच निकलेंगे, राइट। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो पैथोजेंस की हैं। एंड देन सम डेवलप क्विक थिक कोटिंग ऑन देयर सरफेस सो द होस्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स डोंट वर्क। तो हमारे जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, जैसे हमारे ये तो मैंने आपको बताया गट के अंदर होते हैं, लेकिन उसके अलावा सेल के अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स के अंदर। जब फैगोसाइटोसिस होता है तो फैगोसाइटोसिस के केस में क्या होता है कि जो पैथोजन है वो फैगोसाइट्स के अंदर अंदर ले लिया जाता है और वो वहाँ लाइसोसोम के साथ उसको मिक्स कर दिया जाता है, और लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं, वो उसको क्लीव करना शुरू कर देते हैं पैथोजन की सरफेस को, जिसकी वजह से पैथोजन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो बैक्टीरिया या कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर थिक कोटिंग को डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स काम नहीं करते और वो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव कर जाते हैं, और हमारी बॉडी के जो मैकेनिज्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे वो बच निकलते हैं। तो ये है थोड़ी सी पैथोजेंस के बारे में बात कि पैथोजेंस क्या होते हैं और पैथोजेंस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है स्ट्रेप्टोकोकाई की। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका ये बैक्टीरिया, राइट। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे एक टाइप होते हैं जो कि पैथोजन होता है, राइट, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को क्रिएट कर देता है। देन नेक्स्ट है हमारा वायरस। तो यहाँ पर एक पिक्चर है रेबीज की। तो रेबीज वायरस जो होता है वो रैबिट डॉग्स जो होते हैं वहाँ से वो स्प्रेड होता है, और जो रेबीज़ है बहुत ही खतरनाक तरीके का वायरस होता है। अगर किसी को ये वायरस आ गया और अगर उसने किसी तरीके का कोई वैक्सीन नहीं लिया तो दिस इज़ गोइंग टू बी 100% फैटल डिजीज़। ओके, उसमें उसका बेचारा वो मरेगा ही मरेगा, राइट, बचने के चांसेस नहीं हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप अपनी लोकेलिटी में हैं और अगर आप देखते हैं तो बी वेरी वेरी विजिलेंट कि किसी भी तरीके की अगर डॉग बाइट होती है या कोई स्क्विरल बाइट या फिर कोई एनिमल बाइट होती है तो आप उसको हल्के में ना लें, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाके जो भी अवेलेबल वैक्सीन है वो फ़ौरन वैक्सीनेट हो जाए, राइट। तो उससे आपका जीवन बचा जा सकता है, या कोई भी जिसको भी अगर ऐसा होता है तो उसको बचाया जा सकता है। सो रिमेंबर दिस थिंग। देन मोल्ड। मोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। तो यहाँ पर ये एक तरीके का है, वो होता है फंगस, राइट। ये भी एक टाइप का पैथोजन होता है। तो बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो फंगस या फंजाई होते हैं वो बीमारियां क्रिएट करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के पैरों में से बहुत स्मेल आती है, राइट। तो एथलीट्स फुट नाम की एक डिजीज़ होती है जो फंगस की वजह से होती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। दूसरा आपने देखा होगा किसी किसी के मुंह पर या किसी के हाथों पर कुछ पैचेस बन जाते हैं वाइट से कलर के, और वो फंगल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स कुछ ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर एंटी फंगल क्रीम्स या एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। तो फंजाई जो होते हैं वो ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं, वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ को करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है वो होते हैं हमारे वॉर्म्स की। तो यहाँ पर एक वुचरेराई बैंक्रॉफ्टाई एक वॉर्म है। तो यहाँ पर ये वॉर्म है, और आप यहाँ देखेंगे कि ये वॉर्म्स होते हैं, ये यूजुअली पैरासिटिक होते हैं। तो जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी क्रिएट कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 तरीके के 4 टाइप्स ऑफ ये हमारे पैथोजेंस हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीज़ देते हैं। एक है बैक्टीरिया, राइट, दूसरा है वायरस, तीसरा है आपका फंगस या फंजाई, और चौथा है आपका वॉर्म्स, पैरासिटिक वॉर्म्स। तो कोई भी अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर उसमें ये चारों में से कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब हम बात करते हैं इनमें से बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में।
तो बैक्टीरिया क्या होता है ये आपको पता होगा, टैक्सोनॉमी में आपने पढ़ा होगा। ओके, सो बैक्टीरिया इज बेसिकली अ स्मॉल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट। तो क्या होते हैं ये? स्मॉल होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हम लोग हैं, हम लोग तो हैं आपके यूकैरियोट्स, और ये हैं प्रोकैरियोट्स। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे में, यानी कि यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उनकी सेल वॉल और उनका कंपोजिशन अलग होता है, उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता। हमारे अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट। उसके अलावा जो होता है उनका जो कंपोजिशन होता है, उनका जो राइबोसोमल आरएनएज होते हैं वो अलग होते हैं, हमारे राइबोसोमल आरएनएज होते हैं वो अलग होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। ये हमारा स्कोप नहीं है आज के डिस्कशन का, बट जस्ट आपको एक जो बिकॉज हमारा ये बैक्टीरियल डिजीज़ को लेकर है और आज का टॉपिक, तो इसलिए मैं एक इंट्रोडक्टरी मैंने आपको स्लाइड दी है यहाँ पर। सो ये स्मॉल सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब बैक्टीरिया जो होते हैं, अगर हम देखें कि उनका जो नेमिंग होता है उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जैसे उनकी शेप होती है वैसे वैसे हम उनको नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो राउंड है तो हम उसको बोलते हैं कोकस। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो कोकस होते हैं। कोकस सिंगुलर होता है, और अगर हम कोकाई कहते हैं तो वो प्लूरल होता है। तो ये कोकाई अगर कहीं पर भी आ रहा है नाम, ये प्लूरल है, राइट। उसके अलावा अगर थोड़े से इलोंगेटेड या ओवल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोकोबेसिलस। तो ये कोकोबेसिलस है, ये शेप इसकी। देन कॉमा शेप्ड जो होते हैं या कर्व्ड रॉड शेप्ड वो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं विब्रियो। फॉर एग्जाम्पल कॉलरा जो होता है जिसको हैजा बोलते हैं, वो विब्रियो कॉलरी की वजह से होता है, तो ये विब्रियो है, राइट। हल्का सा कॉमा शेप्ड है। देन जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको हम बेसिलस बोलते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसके नाम के आगे बेसिलस होता है, तो ये बेसिलस है, इसका मतलब वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। तो जैसा शेप होगा वैसे उनका नाम होगा। उसके अलावा ये स्पाइरिलम होता है। तो ये क्या है, ये रिजिड स्पाइरल शेप होती है इसकी। और एक होता है स्पाइरोकीट, और स्पाइरोकीट में क्या होता है, ये बेसिकली फ्लैक्सिबल होते हैं। तो इनकी जो शेप होती है फ्लैक्सिबल होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों स्पाइरल, लेकिन स्पाइरिलम के केस में क्या है, ये रिजिड है। ओके, रिमेंबर, ये रिजिड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फ्लैक्सिबल है। तो इसलिए ये दोनों का डिफरेंस है। और हैं ये दोनों के दोनों एक कॉर्क स्क्रू की तरह होते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ नाम हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये पहचानने के लिए कि ये किस तरीके का बैक्टीरिया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। तो अगर हम देखें, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं टाइफॉइड फीवर का। तो ये अगर आप देखें, टाइफॉइड फीवर जो होता है उसका जो पैथोजन होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफाइड। ओके, ये एक बैक्टीरिया होता है। ये आप देखिए, इस तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ये फ्लैजिला आप देख रहे हैं, ये होते हैं, राइट। इनको मूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ये। और इसका एंटीरूट क्या होता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आते हैं बॉडी के अंदर। तो कोई भी अगर कंटामिनेशन होगा साल्मोनेला से, चाहे वो पानी है चाहे वो खाना है, उसकी वजह से डेफिनेटली आपको साल्मोनेला का इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। सिम्टम्स अगर हम देखें तो इसमें हाई फीवर होता है अराउंड 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस का, वीकनेस हो जाती है, स्टमक में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी आपकी भूख खत्म हो जाती है, इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। अगर बहुत ही ज़्यादा ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी जो आंतें होती हैं या इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर छेद हो जाते हैं, परफोरेशन हो जाता है, और उसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये इट्स अ वेरी जो डिजीज़ होती है ये खतरनाक डिजीज़ है। अगर इसको जितना जल्दी कंट्रोल कर ले उतना ज़्यादा अच्छा है। डायग्नोसिस के लिए हम इसमें विडाल टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट स्पेसिफिकली इसी के लिए होता है टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ओ एंड एच एंटीजेंस ऑफ एस टाइफी। तो अगर हम देखें इसमें तो साल्मोनेला टाइफी का ऊपर जो ओ एंटीजेंस होते हैं और एक एच एंटीजेंस होते हैं। एच एंटीजेंस फ्लैजिला के ऊपर होते हैं यहाँ पर, और ओ एंटीजेंस इनके ऊपर सरफेस के ऊपर होते हैं। तो इन दोनों के अगेंस्ट जब ये बॉडी के अंदर जाएगा, जब ये ब्लड के अंदर जाता है, तो हमारी जो बी सेल्स होती हैं वो इनके अगेंस्ट ये जो एंटीजेंस है, ओ एंटीजेंस और एच एंटीजेंस, इसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं। और वो एंटीबॉडीज़ जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो हम उन्हीं एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, और उन डिटेक्शन से हमको ये पता लगता है कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर बुखार हो रहा है और उसको ये सिम्टम्स हो रहे हैं और अगर ये एंटीबॉडीज़ उसके अंदर हैं तो इसका मतलब उसको साल्मोनेला का इन्फेक्शन है, और फिर डॉक्टर्स उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं, यानी टाइफाइड का ट्रीटमेंट किया जाता है।
ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, न्यूमोनिया जो एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो जाता है। तो न्यूमोनिया एक बहुत ही कॉमन है बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर ये बहुत डिजीज़ होती है। और ये बेसिकली होता है इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स, यानी कि ऐसे ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स जो छींक की वजह से या फिर एनवायरनमेंट में होते हैं, अगर उनके अंदर ये न्यूमोनिया के बैक्टीरिया हैं तो उसकी वजह से ये और आपके अंदर चला गया है तो ये होने के चांसेस हैं। और शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर आप ग्लासेस को या उसके बर्तनों के साथ शेयर करते हैं, आप कुछ खाना शेयर करते हैं, तब भी आपको ये होने के चांसेस हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी को अगर ये न्यूमोनिया हो रहा है तो आप उससे दूर रहें, थोड़ा दूरी बना के रखें जब तक वो सही नहीं हो जाता, और अपना ख्याल रखें। देन करता क्या है ये, इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई एक वो जगह होती है लंग्स के अंदर जो कि छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर आपका गैशियस एक्सचेंज होता है, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है आपके ब्लड के साथ, तो ये उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फीवर आ जाता है, चिल्स आ जाते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा कांपने लगती है, कफ, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, हेडेक होता है, और एक्सट्रीम केस में लिप्स एंड फिंगर्स और जो नेल्स होते हैं वो ग्रे या ब्लूश हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो इसका मतलब है कि न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई हैं, ये है आपके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। स्ट्रेप्टोकोकस में ये आ रहा है कोकस, तो कोकस क्या है, राउंड शेप्ड है, अगर आप ये देखिए ये राउंड है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस जब ये चेन में आ जाते हैं तब ये इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर है और ये पहचान लिए जाते हैं अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखते हैं या कल्चर करते हैं इनका। अब हम बात करते हैं बाकी की डिजीज़ की। अब ये है टिटनस। टिटनस जो होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई एक कॉजेटिव एजेंट है इसका, और ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से ये टिटनस होता है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये इसका बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, किस तरीके की इसकी शेप है। एंड इसकी जो एंट्री होती है वो डीप वुंड से होती है, कंटामिनेटेड विद स्पोर्स ऑफन फ्रॉम सॉइल और रस्टेड मेटल्स। यूजुअली हम बोलते हैं किसी को कि लोहा लग गया या लोहे की वजह से अगर आपकी वुंड हो गया, घाव हो गया, तो आप इमीडिएटली टिटनस का इंजेक्शन लगवा लें। वो इसी वजह से लगवा लें क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं इस बैक्टीरिया के, वो या तो मिट्टी में होते हैं या फिर वो रस्टेड मेटल्स के अंदर अक्सर मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन फैल जाता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई इसका पॉजिटिव एजेंट है। मेनली सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं मसल स्टिफनेस, स्पैज्म आ जाता है जिसको हम लॉक जो डिजीज़ भी बोलते हैं, आपका जो जबड़ा है वो बिल्कुल लॉक हो जाता है, स्टिफ इतना हो जाता है कि आप उसको खोल नहीं सकते। पैरालिसिस भी हो जाता है किसी किसी केस में, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके का कोई चोट लग जाए या कोई ऐसा कट लग जाए जहाँ से आपको पता है कि ये लोहा लगा हुआ है या फिर मिट्टी से उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो आप इमीडिएटली टिटनेस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और एक बार अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप 4-5 साल के लिए सेफ हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। ये इसका बैक्टीरिया है, आप देखिए ये थोड़ा सा लंबा बैक्टीरिया है, लॉन्ग रॉड शेप बैक्टीरिया है इसका, राइट। ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होती हैं जो हवा में होती हैं फ्रॉम कफ। कोई अगर टीबी का पेशेंट है, वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, या उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। अगर घर में या किसी आपके जानने वाले के को किसी को टीबी हो रही है तो प्लीज़ आप उससे दूर रहें जब तक उसका इलाज चल रहा है। और इसका इलाज लगभग लंबा चलता है, लगभग 6 महीने तक की इसकी मेडिसिन चलती हैं, और बहुत ही स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं। और पेशेंट्स को चाहिए कि वो इन एंटीबायोटिक्स को कॉन्टीन्यूसली खाए, वो बीच में छोड़े नहीं, राइट। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो परसिस्टेंट कफ होता है, हमेशा खांसी बनी रहती है, थोड़ा थोड़ा चेस्ट में पेन होता है खांसने में, ब्लड इन स्प्यूटम, जो आपका स्प्यूटम होता है उसके अंदर ब्लड जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है तो उसकी वजह से फैटिग हो जाता है, और साथ में वेट लॉस होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस को इंडिकेट करते हैं, बट उसके लिए सही डायग्नोसिस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका कल्चर किया जाता है, और इस कल्चर को करने के बाद ही डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि आगे का रेजिमेंट देना है या नहीं देना, बिकॉज इसकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हमारी नॉर्मल एंटीबायोटिक्स नहीं होती, ओके। देन नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया, और जो डिप्थीरिया होता है वो होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। सो ये इसका पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी किस तरीके का दिखाई देता है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है। इसमें क्या होता है, गले में आपको ऐसा खराश जैसा रहेगा तो सोर थॉट हो जाएगा, फीवर होगा, और इसमें
थिक ग्रे कोटिंग इन थ्रोट, जिसको स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अक्सर ये दिखने में ऐसा लगेगा कि ग्रे कलर की कुछ कोटिंग सी बन गई है। एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अक्सर छोटे बच्चों में ये डिजीज़ होती है डिप्थीरिया की, लेकिन जब जिनको वैक्सीन्स लगे होते हैं उनको डिप्थीरिया होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉलरा, और कॉलरा जिसको हम हैजा भी बोलते हैं, और ये एक बहुत ही खासकर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये होता है विब्रियो कॉलरी से, जो कि एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर आप देखिए ये कर्व्ड है थोड़ा सा, तो ये जो इस तरीके के अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, हल्का सा ये कर्व है। तो इस तरीके के ये कर्वी बैक्टीरियाज होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विब्रियो। आपने शेप अभी देखी थी। तो ये होता किसकी वजह से? कंटामिनेटेड वाटर या फूड, इसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट। तो अगर जो भी कंटामिनेटेड वाटर और या जो जो फूड है अगर वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है तो ये बहुत होता है। बल्कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पर WHO को सेंटर है कॉलरा के लिए, और वहाँ पर कॉलरा का रिसर्च एशिया के लिए होता है वहाँ पर। और इसके अलावा कलकत्ता में इंडिया के अंदर है, वहाँ हमारा रिसर्च सेंटर जहाँ पर कॉलरा के लिए काम किया जाता है। यहाँ पर क्या है, सीवियर वाटरी डायरिया हो जाता है। इसका मतलब ये है कि स्टूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल पानी जैसे स्टूल्स जाते हैं, और डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं और वॉमिटिंग आती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो कि डायरिया को इंडिकेट करते, सॉरी, इसको कॉलरा को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है प्लेग। जो प्लेग होता है वो येरसिनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया होता है, उससे ये फैलता है। अगर आप देखिए, आपको किस तरीके का ये बैक्टीरिया दिखाई देगा। बैक्टीरिया दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कोई क्रैक्स का या कुछ इस तरीके का पैकेट्स आप खाते हैं, और वो जो बड़े बड़े चिप्स होते हैं वो, लेकिन है बड़ा खतरनाक ये, राइट। उसकी शेप पर मत जाइए। तो ये येरसिनिया पेस्टिस जो है, इट इज़ बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली, यूजुअली फ्रॉम रैट्स। इंडिया के अंदर जो प्लेग फैला था, अगर आपको नहीं याद है तो आज से काफ़ी सालों पहले सूरत में फैला था, जो बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से फैला था, और वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था जान माल का। तो ये जो प्लेग है ये येरसिनिया पेस्टिस की वजह से होता है, और ये यूजुअली फ्ली जो होती है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है, और वो चूहे चूहे के ऊपर होती है ये, वहाँ से उसके काटने से ये होता है। तो जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप सोते हैं, आप पलंग से कम 3 फीट ऊपर आप सोएं, 3 से 3.5 फीट आप ज़मीन से ऊपर सोएं, ज़मीन में ना सोएं, क्योंकि अक्सर जो चूहे होते हैं, जिनके घरों में चूहे होते हैं, वो ये फ्ली को कैरी करते हैं, और उस फ्ली के काटने से प्लेग होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हाई फीवर होता है, आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बहुत स्वेल कर जाते हैं, आपको बहुत तेज़ हेडक होता है, सिर में दर्द होता है, और वॉमिटिंग की शिकायत होती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, राइट। तो आपको जो मेन चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है, अभी तक हमारा जितना भी डिस्कशन चलेगा, या आप आगे भी अगर नीट के लिए या बाकी बोर्ड्स के लिए तैयार करेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव एजेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिजीज़ का। और ये क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको अगर ये नहीं पता कि सही पॉजिटिव एजेंट उस पर्टिकुलर डिजीज़ का क्या है, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं हैंसन्स डिजीज़, और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। ये सेम माइकोबैक्टीरियम वाली जीनस है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, और इसी माइकोबैक्टीरियम की वजह से ये लेप्रोस्कोपी भी होती है। तो आप ये देखिए इसका बैक्टीरिया किस तरीके का है, जैसे आपने पीछे देखा था, इसका भी ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया, राइट। इसका जो ट्रांसमिशन का जो मोड होता है वो क्या होता है, वो प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जिन लोगों को लेप्रोसी होती है, जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं या कोढ़ बोलते हैं, कि कोढ़ हो गया है इसको, या कुष्ठ रोग हो गया है, तो इनको प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कांटेक्ट, अगर आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा, आपके घर में किसी को है और आप बहुत लंबे टाइम तक उसके क्लोज कांटेक्ट में हैं, तब उससे होने के चांसेस है। या फिर नेज़ल ड्रॉपलेट से, जो लोग उनके नेज़ल में जो म्यूकस होता है उसके थ्रू भी ड्रॉपलेट्स बनती हैं, वो एयरबॉर्न होकर भी दूसरे पेशेंट के ऊपर जा सकती हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं स्किन लेजन्स, जो हमारी स्किन होती है इसके ऊपर कुछ लेजन्स बन जाते हैं, उनके जो वो एक कैरेक्टरिस्टिक लेजन्स होते हैं इसके। लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर आप उसमें पिन भी चुभोएंगे तो वहाँ पर उसको कोई सेंसेशन नहीं होगी, तो इट इज़ अ लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द नर्व डैमेज। और उसकी वजह से क्या, धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। अगर बहुत सारे लोगों की कमर झुकनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों के हाथ खराब होना शुरू हो जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें लेप्रोसी के केस में। देन आता है गोनोरिया।
गोनोरिया एक डिजीज़ होती है जो बेसिकली निजीरिया गोनोरी एक बैक्टीरिया होता है। अगर आप देखें इसकी शेप इस तरीके की होती है, ये होती है, और ये मेनली सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है। जो लोग प्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करते या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो बर्निंग यूरिनेशन होता है, पस का डिस्चार्ज होता है फ्रॉम जेनाइटल्स, और पेल्विक पेन भी होता है। इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी ऑल्सो, राइट। द नेक्स्ट आता है सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है, और ट्रिपोनिमा पैलिडम एक तरीके का आप देखिए स्पाइरल शेप्ड है, राइट। ये बैक्टीरिया, ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट या मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ से हो सकता है। ये पेनलेस सोर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ सोर्स बन जाते हैं जेनाइटल एरिया में जो कि पेनलेस होते हैं, रैश हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, और लेटर स्टेज में ये ब्रेन और हार्ट को डैमेज कर देता है। तो अगेन देयर डिजीज इज प्रिटी डैमेजिंग। देन एंथ्रेक्स जो होता है वो बेसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है, एंड इट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स और स्पोर्स थ्रू स्किन, इनहेलेशन और इंजेक्शन। और ये क्या है, एंथ्रेक्स तो बहुत बायो टेररिज्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ इसको एज ए पोटेंशियल बायो वेपन की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं, या उन्होंने रखा हुआ है स्टोर में इसको डेवलप करके। इससे स्किन में अल्सर्स हो जाते हैं जिसको ब्लैक स्कैब बोलते हैं हम लोग। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है अचानक से, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। फीवर होता है, डिपेंड ऑन एंटीरूट की किस तरीके का आपका एंटीरूट है। और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके के बैक्टीरिया होता है बेसिलस एंथ्रेसिस से। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हुपिंग कफ की। हुपिंग कफ जो होता है वो बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है। अगेन ये इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ये याद रखिए, ये अक्सर पूछा जाता है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस ये एक बीमारी है जिसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, और ये इसका बैक्टीरिया है। तो और ये जो होता है वो बेसिकली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि जो लोग कफ करते हैं उसमें कफ के साथ, खांसने के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं एयर में, उसके अंदर ये पर्ट्यूसिस का बैक्टीरिया होता है, और वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। इसमें सीवियर कफिंग होती है, और इसमें फिट्स आते हैं, अचानक से दौरा पड़ता है खांसने का, और हूफ साउंड आती है, नेज़ल डिस्चार्ज होता है, वॉमिटिंग होती है खांसने के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा, इसको काली खांसी भी बोला जाता है। तो ये जो है हुपिंग कफ, ये एक तरीके की एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, और बच्चों में अक्सर ये मिल जाती है जिनको ये पर्ट्यूसिस की वैक्सीन नहीं लगी होती है। एक होता है बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस जो होता है वो भी अगर आप देखें वो निजीरिया मैनिंजिटाइडिस नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट। और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। इसमें फीवर होता है, नेक स्टिफनेस हो जाती है, हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है, और कन्फ्यूजन होता है। बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिकॉज ये सिर में होता है। ओके, देन बॉट्यूलिज्म होता है। बॉट्यूलिज्म बेसिकली टॉक्सिन होते हैं जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम एक बैक्टीरिया होता है। ये आप देखिए इसका स्ट्रक्चर है, जैसे क्लब शेप्ड इसका स्ट्रक्चर है। और ये होता है इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन इन इम्प्रॉपरली कैंड फूड, यानी ऐसे फूड जो कि इम्प्रॉपरली कैंड होते हैं, अक्सर उनके अंदर ये हो जाता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ये बॉट्यूलिज्म का बैक्टीरिया, जिसको क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम के नाम से हम जानते हैं। इसमें मसल पैरालिसिस हो सकती है, ब्लड विजन हो जाता है, देखने में अक्सर धुंधला दिखता है बहुत, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है बहुत सीवियर केसेस में, और इसमें डेथ तक हो जाती है। ओके, और फिर आता है डिसेंट्री। ये जो डिसेंट्री है जिसको हम नॉर्मल भाषा में पेचिश भी बोलते हैं, ये होता है शिजेला डिसेंट्री से। ये भी बैक्टीरिया आप देखिए किस तरीके का बैक्टीरिया है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। इसमें डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल्स आते हैं, उसमें ब्लड निकलता है, म्यूकस निकलता है, और एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और फीवर होता है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं, और आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको उस डिज़ीज़ का नाम और उसका कॉजेटिव एजेंट कि क्या है, कौन सा बैक्टीरिया है जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ को करता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर आप ये पता करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इन्फेक्शन रूट भी आपको पता होना चाहिए। एक बार को सिम्टम्स अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में डिजीज़ और कॉजेटिव एजेंट्स का पेयर अक्सर पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, तो हम आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, और फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और हम आगे का डिस्कशन जारी रखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।